हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। सीएनए नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ऑन्कोलॉजी की क्लासेस चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ऑन्कोलॉजी कंप्लीट नहीं हो रही सर की। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, जॉब भी करते हैं, कुछ फैमिली परिस्थितियां आ जाती हैं तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी करें और आगे से थोड़ा सा इस तरीके का प्रयास करेंगे कि इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाएं, बजाय ये सब चीजों के अलावा, बजाय बहुत डिटेल में डिस्कशन के, क्योंकि डिटेल में बहुत सारी जगह मिल जाता है। हम खुद पढ़ाई करके और जो क्रक्स होता है वो हम आगे आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल कैंसर की, और सेकंड हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की। तो हम सभी जानते हैं यूट्रस में जो लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम की जो म्यूकोसा होती है उसमें यदि सेल्स का अबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट हो गया है तो उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है और जनरली ये मीनोपॉज जो ईयर्स होते हैं 55 ईयर्स के आसपास ये ट्यूमर, ये कैंसर देखा जाता है। स्प्रेड कैसे करता है? स्प्रेड ये तीनों तरीके से कर सकता है, वाया लिम्फ, और ब्लड के द्वारा भी स्प्रेड कर सकता है, और लिम्फ के द्वारा भी स्प्रेड कर सकता है, या फिर इंट्रा एब्डोमिनल भी स्प्रेड कर सकता है पेरिटोनियल कैविटी में। तो आगे हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे इसके होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है। तो देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी समझने की चीजें हैं। जैसे इसमें फर्स्ट लिखा है यूज ऑफ एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हम समझते हैं कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं तो ही क्यों होता है एंडोमेट्रियल कैंसर। तो जो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो उसको प्रोलिफरेट करता है, मतलब उसका आकार बढ़ाता है। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसमें एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है कि वो एंडोमेट्रियम का आकार बढ़ाता है, उसमें प्रोलिफरेशन करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो सिक्रेटरी फेज लाता है। वो जो एंडोमेट्रियम को, मतलब वो जो डेस्ट्रॉय होती है, मतलब जो एमसी में जो निकलता है, जो एंडोमेट्रियम जो डेड सेल्स होती हैं वो प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है, और जो प्रोलिफरेशन होता है वो ईस्ट्रोजन के कारण होता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब ईस्ट्रोजन ज्यादा दिया जा रहा है किसी पेशेंट को, तो उससे क्या होगा, हमारी जो एंडोमेट्रियम होगी उसमें प्रोलिफरेशन होगा, और प्रोलिफरेशन होगा तो हाइपरप्लेजिया होगा। हाइपरप्लेजिया होगा तो धीरे धीरे चांसेस हैं कि वो कैंसर का रूप ले ले। इसी तरीके से जैसे नली पेराइटी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। नली पेराइटी मतलब यदि किसी फीमेल्स के एक भी बेबी नहीं हुआ है तो उसको नली पेराइटी बोलते हैं। इंक्रीज एज है, लेट मीनोपॉज है, या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है। ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं, ये एंडोमेट्रियल कैंसर के होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। क्रक्स इसमें यही है कि यदि ज्यादा ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर हो रहा है किसी फीमेल में तो वो एंडोमेट्रियल कैंसर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका असेसमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या इसमें वो हमें फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी। तो अब नॉर्मल ब्लीडिंग होगी इसमें, स्पेशली इसमें ध्यान रखना पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन या मीनोपॉज के आसपास इसका जो होता है ये कैंसर, उस एज ग्रुप वालों वाली फीमेल्स में ज्यादा होता है। अबनॉर्मल ब्लीडिंग या अबनॉर्मल कोई वेजाइनल डिस्चार्ज है, या फिर यदि ये लेट, मतलब डिजीज प्रोसेस एडवांटेज स्टेज में चली गई है तो इससे जो बैक में, पेल्विक में और एब्डोमिनल पेन इसमें हो सकता है। और एनलार्ज यूट्रस इन एडवांस स्टेज, यदि एंडोमेट्रियम में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है तो अल्टीमेटली वो यूट्रस की ग्रोथ भी होगी और वो एनलार्ज हमें शो करेगा। तो ये इसकी फाइंडिंग्स है। अब बात करते हैं कि इसमें करेंगे क्या, नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन, और तो किस तरीके से इसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो दो तरीके से, नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। सर्जिकल में तो हम यदि हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे, रिमूवल ऑफ यूट्रस, और यदि बायलेटरल साल्फिंगो ओफोरेक्टोमी, ये मेरा इमेज आ रहा है इस वजह से
ये शो नहीं हो रहा, इसमें यही लिखा है। आप सभी जानते हैं साल्पिंगो ओफोरेक्टमी और बायलेटरल मतलब दोनों साइड की यदि फैलोपियन ट्यूब को और ओवरी को भी रिमूव कर दिया गया है तो उस टर्म को हम बोलते हैं बायलेटरल साल्पिंगो ओफोरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो ये तो है सर्जिकल इंटरवेंशन। नॉन सर्जिकल जैसे मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया था आप लोगों को, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी। और देखो एक चीज ये है प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। जैसा मैंने बताया कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उस एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी फेज में लाता है, जो उसकी एस्ट्रोजन के कारण जो प्रोलिफरेशन हुआ है उसको मतलब लेवल में लाने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देते हैं विद मेडिकेशन मे बी प्रेस्क्राइब फॉर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स। यदि एस्ट्रोजन के कारण एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन हो गया है तो हम उस प्रोजेस्टेरोन को देकर उसकी सिक्रेटरी फेज लाएंगे, और जो उसकी अबनॉर्मल ग्रोथ है या ग्रोथ ज्यादा हो रही है उसको सिक्रेटरी फेज लाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वापस से नॉर्मल आ जाएगी। अब एक मेडिकेशन है, इसका नाम ध्यान रखना, टैमोक्सिफेन। टैमोक्सिफेन का भी यही काम है कि वो एंटी ईस्ट्रोजन मेडिकेशन है। मतलब जो ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स हैं, जिन रिसेप्टर्स पे ईस्ट्रोजन काम करता है, उन रिसेप्टर्स को एक तरीके से ये मेडिकेशन ब्लॉक कर देती है। एक तरीके से ईस्ट्रोजन का जो इफेक्ट आएगा उसको ये ब्लॉक कर देती है। तो टैमोक्सिफेन का ये काम है। तो आप सबने देख लिया, तो ये हमारा एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो टाइमोक्सिफेन को ध्यान रखना है और जो एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ईस्ट्रोजन, ये एक दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर यदि हमारी जो मेमरी डक्ट होती है उसमें यदि किसी प्रकार का इरेगुलरली कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है जो हमारे टिश्यूज को अंदर तक डेवलप कर रही, अंदर तक पेनिट्रेट कर रही है और वो ग्रो हो रही है धीरे धीरे, तो वो एक ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। इसमें जो मेटास्टेसिस होता है वो मोस्ट कॉमनली लिम्फ नोड के द्वारा होता है। और कौन सी जगह पर होता है, बोन और लंग्स में होता है। ये क्वेश्चन भी शायद एक बार आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस कौन सी जगह पर होता है। बोन और लंग्स में होता है, क्योंकि बोन मैरो में भी रिच वेस्कुलराइजेशन होता है और लंग्स में भी काफी सारी कैपिलरीज की सप्लाई होती है, वो भी इस कारण से इनमें ये मोस्ट कॉमन साइट है, बोन और लंग्स। लिम्फ नोड के द्वारा होता है मोस्टली। डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका, ब्रेस्ट बायोप्सी करवाएंगे। बायोप्सी हम सभी जानते हैं, मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था इसका, कि निडल के द्वारा वो टिश्यू का एग्जामिनेशन किया जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो रिस्क फैक्टर जैसे अर्ली मिनार्की या लेट मेनोपॉज, या फिर फैमिली हिस्ट्री है, किसी की एज है, या फिर नल्लीपेराइटी या लेट लेट फर्स्ट बर्थ है। इसमें यही है कि जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उनका यदि एक्सेसिव एक्सपोजर है तो वो भी एक तरीके से ब्रेस्ट के टिश्यूज को ग्रोथ करवाते हैं। और यदि बहुत ज्यादा जैसे अर्ली मेनार्की है, लेट मेनोपॉज है, तो फीमेल का क्या है, इन दोनों हार्मोनों से ज्यादा मतलब वो संपर्क में रहेगी, एक तरीके से ज्यादा एक्सपोजर रहेगा इन दोनों हार्मोनों का, तो उसको ये ब्रेस्ट कैंसर होने के ज्यादा चांसेस हैं। या फिर हाई डोज रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, यदि कोई फीमेल है, कोई जैसे ऐसे सेंसिटिव एरिया में जैसे काम कर रही है, कैथ लैब में है या फिर कहीं एक्सरे रूम में है, और उसको रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, तो भी उसको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। आगे हम बात करेंगे इसका असेसमेंट किस तरीके से। तो मास फेल्ट ड्यूरिंग बीएससी। बीएससी मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। मास फेल्ट मतलब एक ट्यूमर टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और ये यूजुअली फेल्ट होती है अपर आउटर क्वाड्रेंट। हम सब जानते हैं, जैसे हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें भी अपर आउटर क्वाड्रेंट के उसमें लगाते हैं। तो ये जो मास फेल्ट एग्जाम वो होता है वो भी अपर आउटर क्वाड्रेंट में होता है, बीनीथ द निपल और इन द एक्जिला। एक्जिला में भी हो सकता है या फिर निपल के नीचे भी हमें फील हो सकता है।
सेकंड हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ लेशंस, किसी भी प्रकार का घाव हमें मेमोग्राफी में देखने को मिल सकता है। या फिर ए फिक्स्ड इरेगुलर नॉन एनकैप्सुलेटेड मतलब जिसकी कोई स्ट्रक्चर ना हो, जो एक फैला हुआ रूप हमें दिखाई दे रहा है किसी भी मास का मतलब कोई इकट्ठी चीज है, कोई भी गांठ है, वो हमें इरेगुलर शेप में दिखाई दे रही है। टिपिकली पेनलेस एक्सेप्ट इन लेट स्टेज, मतलब लेट स्टेज में हल्का फुल्का पेन होता है, लेकिन ये पेनलेस होती है। एसिमेट्री मतलब सिमेट्री, दोनों ब्रेस्टों में यदि सममिति नहीं है, एक तरीके से वो अलग अलग सिमेट्रिकल नहीं है, तो वो भी एक असेसमेंट होता है ब्रेस्ट कैंसर का। या फिर कोई ब्लडी या फिर क्लियर निपल डिस्चार्ज हो रहा है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का असेसमेंट है। निपल रिट्रैक्शन, निपल यदि अंदर की तरफ धस रहे हैं या फिर एक तरीके से बाहर की तरफ उबर रहे हैं, तो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का असेसमेंट है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखने को मिलती है पेड ऑरेंज स्किन, ये एक स्पेशल इसका वो है कि जो ऑरेंज का जो छिलका होता है उसकी जैसी अपीयरेंस होती है, वैसे ही ब्रेस्ट के स्किन की अपीयरेंस हमें ब्रेस्ट कैंसर में दिखाई देती है। तो ये एक अच्छा वो है, और काफी जगह पूछा भी जाता है। और जैसा मैंने बताया कि बोन और लंग्स में ये मेटास्टेसिस और लिम्फ एडिमा, क्योंकि लिम्फ नोड के द्वारा और इसका स्प्रेड होता है, और लिम्फ एडिमा इसमें देखने को मिल सकता है। जिस भी ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उस साइड की आर्म में लिम्फ एडिमा हमें देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करेंगे अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन इसका एक तरीके से आप ट्रीटमेंट ही समझो। यदि अर्ली डिटेक्शन हो गया, फर्स्ट सेकंड स्टेज में डिटेक्ट हो गया, तो काफी 60 to 70% चांसेस रहते हैं कि मरीज बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ सरवाइव कर सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्मिंग बीएससी। बीएससी एक तरीके से बहुत ही कंपलसरी है सभी फीमेल्स के लिए। इसके स्टेप्स जानना बहुत ही, चाहे कोई मेडिकल फील्ड से हो चाहे नॉन मेडिकल फील्ड से हो, लेकिन ये एक अवेयरनेस का मुद्दा भी है कि सभी को ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। परफॉर्म रेगुलरली 7 to 10 days आफ्टर मेंसेस। मेंसेस के 7 से 10 दिन बाद ये करते हैं। आइए चलो हम देखते हैं कि ये करते कैसे हैं। सबसे पहले शॉवर और बाथ मैंने टेस्टिकुलर कैंसर में भी बताया था कि उस टाइम पे करना चाहिए। उस टाइम पे स्किन इज स्लिपरी विद सोप एंड वाटर। और करते कैसे हैं, पैड बनाएंगे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फिंगर का, जैसे इस तरीके से। इसमें वो इसमें बैक स्लाइड का शायद ऑप्शन नहीं है, तो बैक स्लाइड आएगी नहीं। चलो हम ये इन इमेजेस के द्वारा ही हम इसको समझ लेते हैं। जैसे सेकंड थर्ड और फोर्थ फिंगर का एक स्लिपरी पैड बनाएंगे और उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घुमाएंगे। तो और किसी भी प्रकार का कोई लंप, कोई गांठ यदि फील हो रहा है तो उसको पालपेट करेंगे, उसको एक तरीके से एग्जामिन करेंगे। सेकंड हम जैसे ये मिरर के सामने खड़े होके और इस तरीके से कोई सिमेट्रिकल चेंजेस या फिर किसी भी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी है, वो हम सेकंड स्टेप में देखते हैं। थर्ड, जैसे हम आर्म्स को हेड के बैक में ले जाकर और फिर मिरर के सामने, ये सारे प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, ये सेकंड थर्ड और फोर्थ ये मिरर के सामने होंगे, ये तीनों स्टेप्स। तो ये जो थर्ड स्टेप है उसमें आर्म्स को सर के पीछे ले जाके और फिर देखते हैं। और इसमें जो हमारी जो पेक्टोरल जो हिप रीजन है उसके पास हम आर्म्स को लाके और फिर उसमें एसिमेट्रिकल कोई भी चेंजेस हम ब्रेस्ट में देखते हैं। और फिफ्थ जो स्टेप है वो लेट के किया जाता है। एक ये जैसे टॉवल लगा हुआ है, ये टॉवल हम उससे हैंड के नीचे लगाते हैं और सेम जो फर्स्ट स्टेप में हमने जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिंगर का जो पैड बनाया था उसी तरीके से यहाँ पर भी मोशन करके और सर्कुलर मोशन को यूज करके पालपेट करेंगे किसी भी प्रकार के लंप को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो वो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ये तो देखो कोई भी कैंसर है, कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी ये हम सब में करते हैं।
और हार्मोनल मैनिपुलेशन के द्वारा हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये ट्रेस्टुजुमैब करके, ये क्या करती है, जो ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है HER2, इसको ध्यान रखना, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में इस ये एपिडर्मल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है ये फैक्टर। तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं उनको ये ट्रेस्टुजुमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक मेडिसिन है, ये इसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है ताकि जो ब्रेस्ट में जो अबनॉर्मल ग्रोथ हुई है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन की। वाइटल साइंस हम फॉलो करेंगे। और एक चीज इसमें यह है कि लिम्फ एडिमा को रोकने के लिए जो जो साइट है, मतलब जिस साइड में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, पेशेंट को सबसे पहले तो सेमी फॉलर्स पोजीशन वाला लेक्चर मैडम ने पढ़ाया है, छाया मैडम ने, तो उसको आप एक बार देख सकते हैं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर में ध्यान रखना, सेमी फॉलर्स पोजीशन हम इसमें पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। और जो अफेक्टेड आर्म है उसको हम हार्ट से अबो लेवल पे रखते हैं ताकि जो ड्रेनेज को प्रमोट किया जा सके और किसी भी तरीका की एडिमा से हम बच सके। एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रेथिंग। ये कफिंग और डीप ब्रेथिंग क्यों करवाते हैं, क्योंकि आफ्टर द सर्जरी क्या होता है, जो एल्वोलाई होता है उनमें कोलप्स होने का डर रहता है, तो एटलेक्टेसिस की संभावनाएं रहती है। तो इस कारण पेशेंट को कफिंग और डीप ब्रीथिंग के एक्सरसाइज के लिए एडवाइस किया जाता है ताकि तो ऑक्सीजनेशन एक तरीके से उसका बना रहे। कफिंग रहेगी तो वो जैसे एक तरीके से जो म्यूकस है वो मतलब बाहर निकलने में आसानी रहती है और एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होते, ऑक्सीजनेशन बना रहता है। तो इसलिए इस कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को हम पेशेंट को एडवाइज करते हैं। ये कि जैक्सन प्रेट करके ये डिवाइस है जिससे हम ड्रेनेज के लिए जैसे इसमें दिखाया गया है, ये सारी जो इमेजेस हैं, सारा जो मटेरियल है वो मोस्टली साउंडर्स बुक से लिया गया है। तो इसमें ये जैक्सन प्रेट नाम से एक डिवाइस है, इससे हम रिकॉर्ड करेंगे ड्रेनेज का जो भी अमाउंट आता है उसको, फिर उसमें आप ऑपरेटिव साइट को असेस करते रहेंगे, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, स्वेलिंग या फिर किसी प्रकार का कोई फ्लड कलेक्शन तो नहीं हो रहा है। एडमिनिस्टर करेंगे डायूरेटिक्स ताकि किसी प्रकार की कोई एडिमा पेशेंट को डेवलप नहीं हो। और ये सब चीजें कॉमन है, इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं नहीं रहती है। आगे लिम्फेक्टोमी था, उसमें हम यदि लिम्फ नोड को यदि रिमूव कर रहे हैं, एक मस्ट वो सिंपल वो था कि यदि ब्रेस्ट को रिमूव किया है, लिम्फ नोड यदि इंटैक्ट नहीं है, एक रेडिकल उसमें था तो उसमें आसपास के जो लिम्फ नोड है उसको भी रिमूव करते हैं। अब क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि फर्स्ट फ्यू मंथ आर्म्स का ओवर यूज नहीं करना है, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो खुद से भी। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस आर्म से जो मस्टेक्टोमी हुई है, जो ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव किया गया है, उस आर्म को हम आईवी इंजेक्शन के लिए या फिर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए उपयोग में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उससे लिम्फ एडिमा का रिस्क रहता है और आर्म को ट्रोमेटाइज भी हो सकती है, उसका जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए हम उस आर्म को इन सब चीजों के पर्पज के लिए यूज नहीं लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।